हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन थ्री का जो टाइटल है वह है कीपिंग क्वाइट। ध्यान देंगे, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। इस पूरे लेसन को पढ़ने से पहले हम पहले जानना चाहेंगे इसके पोएट कौन हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एक पोयम आती है और पोयम में से पोएट को पूछा जाता है या फिर उसका टाइटल पूछा जाता है, तो दोनों ही बातों को हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, पोयम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। और इसके जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उनका नाम क्या है? पैब्लो नेरुडा। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आइए मैं थोड़ा इसकी साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग जो हमारे पोएट हैं, तो पोएट के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। क्या लिखा है अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। तो पोएट के बारे में क्या कह रहा है? पैब्लो नेरुडा 1904 टू 1973। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडर्न पोएट हैं, है ना। 1911 से लेकर के उसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है इंग्लिश में, वह मॉडर्न पीरियड माना जाता है। और उसी मॉडर्न पीरियड के दौरान इन्होंने लिखा है। 1904 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनकी रचनाएं जो होंगी वह 20 या 25 साल के बाद की होंगी। तो कुल मिलाकर के ये मॉडर्न पीरियड के पोएट हैं। देखिए, जो पाब्लो नेरुडा यहाँ पर एक नाम आया हुआ है, यह एक्चुअली में पोएट का पेन नेम है ना, यानी कि उपनाम है। वास्तव में इनका नाम क्या था? इनका वास्तव में नाम था क्या? नफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो। ठीक है, ये इनका वास्तविक नाम था, है ना। पैब्लो नेरुडा तो इनका एक पेन नेम है, बल्कि इनका वास्तविक नाम क्या है? नफ्ताली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। तो इस प्रकार से इनका वास्तविक नाम था। हु वॉज बॉर्न इन टाउन ऑफ पैरल इन चिली। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? चिली के पैरल टाउन में हुआ था। और चिली कहाँ है? यह अमेरिका महाद्वीप में आता है। ठीक है। नेरुडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजेस। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि नेरुडा की जितनी भी पोयम है, नेरुडास, देखो, अगर कोई लिविंग बींग हो और उसके अधिकार की हम बात करें तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, जैसे हम नेरुडा के साथ में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नेरुडास मतलब नेरुडा की पोयम्स। ठीक है, नेरुडा की कविताएं। क्या कह रहा है? आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेज। तो इनकी जो पोयम्स हैं वह फुल्ली कैसी हैं? इजिली अंडरस्टूड इमेज वाली हैं। ऐसे छवि वाली हैं, ऐसे चित्र वाली हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे कह रहा है कि विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो इजी हैं तो वह कम खूबसूरत हैं, ऐसा भी नहीं है ना। क्या कह रहा है? विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। वह उनको कम खूबसूरत नहीं बनाती। कि अगर पोयम समझने में इजी है, उसके जो इमेजेस या सिंबल्स यूज़ किए गए हैं काफ़ी इजी हैं, तो तो मतलब खूबसूरत नहीं होगी। तो कह रहा है कि खूबसूरत भी है, नो लेस ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल कम नहीं है। आगे कहता है कि ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्हें 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है, ये दिया गया था। ध्यान दें, नोबेल प्राइज जो है 5 फील्ड में दिया जाता है ना। शिक्षा तो आपने देख ही लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में, और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, अमर्त्य सेन को भी मिला था। टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। इसके अलावा फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, साथ ही साथ पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें। तो 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये एक चीज़ को ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे इनका नाम ऑप्शन में पूछ सकता है कि नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कि पैब्लो नेरुडा नाम ना दे ऑप्शन में, तो यह नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। पोयम दे देगा और पूछ देगा कि पोएट का नाम क्या है, और ऑप्शन में मान लो पैब्लो नेरुडा नहीं देता है, तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ मैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। इस पोयम में नेरुडा बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि खुद के इंस्पेक्शन की बात करते हैं, स्वयं के मूल्यांकन की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि आदमी को स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, और यह क्या है? नेसेसिटी है, यह आवश्यक है
कि आदमी स्वयं का निरीक्षण करे, इंट्रोस्पेक्शन करे एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और वह एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट करे जो उसकी अपनी खुद की समझबूझ से हो। ऐसा नहीं किसी के कह देने से, क्योंकि किसी के कहने से अगर आपकी समझ आती है तो वो एक्सटर्नल इंस्पिरेशन होगी, वह बाह्य प्रेरणा होगी जो कि क्षणिक होती है, वो ज़्यादा काम नहीं करती। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी इंस्पिरेशन आए तो आप कीपिंग क्वाइट रहोगे, आप शांत रहोगे और जीवन के तमाम लम्हों का आनंद ले सकोगे, क्योंकि शोरगुल में आप जीवन का आनंद नहीं ले सकती। इसका पता आपको पोयम पे चलेगा। तो क्या करें, एक बार फिर से समझे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इसमें किसकी बात कर रहे हैं नेरूडा? नेरूडा बात कर रहे हैं जीवन को बिल्कुल स्वयं का निरीक्षण करना और शांत रहने, है ना, शांत रहने का एक सेल्फ का निरीक्षण करने की बात करते हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग, और एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट करना ऑफ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग जो खुद की समझ बोध से हो, एमंग ह्यूमन बीइंग, समस्त मानव जाति की, है ना। तो समस्त मानव जाति के बीच में एक खुद की अंडरस्टैंडिंग हो जिससे हम अपने को कीपिंग क्वाइट रख सकें। हम अपने को कीपिंग क्वाइट तभी रख सकते हैं जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे, जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहेंगे, अदरवाइज यह संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे कहता है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अगर आपने कभी इस पोयम को देखा होगा, कभी आपने पढ़ा होगा एग्जाम पर्पज से, तो आपने ये बात जरूर देखी होगी कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। टाइटल तो काफ़ी कुछ कह रहा है, कीपिंग क्वाइट, शांत रहने की बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू। पोयम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट, आपको क्या लगता है कि पोयम किसके बारे में है? तो यहाँ पर इस बात को समझते चलेंगे हम लोग। वैसे टाइटल से काफ़ी कुछ क्लियर होता है कि पोयम में शांत रहने की बात कही गई है। कैसे शांत रहना है, मतलब शोरगुल नहीं करना है, या उसके माध्यम से कभी कुछ और कहना चाहता है, वो आइए हम लोग पोयम में देखते हैं। ठीक है, तो लाइन वाइज लाइन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे, अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे। और ध्यान दीजिए, 12 तक काउंट करने का मतलब क्या है, एक घड़ी से इसका सिंबलाइज किया गया है, एक घड़ी के माध्यम से, है ना। जैसे कोई एक घड़ी होती है मान लीजिए, तो घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से लेकर के 12 तक का उसमें समय बताया जाता है। तो यहाँ पर जो पोएट कह रहा है तो वह 12 की बात कर रहा है कि हमको क्या करना है, 12 को ध्यान में रखना है, 12 तक हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, कहता है कि नाउ, अब वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, और 12 का सिंबल यहाँ पर घड़ी के निशान से है, इस वाले 12 को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और क्या कहता है कि हम फिर उसके बाद शांत हो जाएंगे। एंड वी विल, और हम हो जाएंगे क्या, ऑल, सब कोई, कीप स्टिल, एकदम शांत। 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम सब कोई शांत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, कहता है फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के फेस पर, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के धरातल पर। यहाँ फेस का मतलब चेहरा नहीं, बल्कि फेस का मतलब सरफेस, और सरफेस का मतलब क्या होता है, धरातल, है ना, SURFACE। तो धरातल पर क्या करेंगे, एक बार धरती के सरफेस पे, धरती के धरातल पर क्या करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक, हम बात ना करेंगे, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, हम किसी भी भाषा में। और किसी भी भाषा का क्या मतलब, ना हम सांकेतिक बात करेंगे, ना हम ओरली बात करेंगे, और ना ही हम लिखित रूप में बात करेंगे, है ना। क्योंकि अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के 3 माध्यम हैं, या तो हम लिखित व्यक्त करते हैं, या तो वर्ड के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, ओरली जिसको हम कहते हैं, और या फिर इशारों में बात करते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ एनी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि हम किसी भी प्रकार से बात नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक है, आगे पोएट क्या कहता है, नेरूडा क्या लिखते हैं, कहते हैं लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, और क्या कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए हम सब कोई रुक जाएं। आओ हम एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, लेट्स स्टॉप, आओ रुक जाएं फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए। यहाँ सेकेंड का मतलब क्षण से है, मोमेंट से है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथों को ज़्यादा न हिलाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम अपने हाथों को ज़्यादा न हिलाएं। आर्म्स का मतलब भुजाएं या हाथ, यहाँ पर हाथ के लिए यूज़ किया गया है।
तो पहला जो हमारा स्टेंजा है क्या, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और 12 तक काउंट करने के बाद हम लोग जरा भी शोर नहीं करेंगे, हम सब कोई शांत रहेंगे। और उसके बाद कहता है कि धरती का यह जो धरातल है, तो आइए हम उसमें जहाँ हम हैं, जहाँ हम खड़े हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। आइए हम सब कोई शांत रहें 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए। और क्या कहता है कि हमें अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाना है, मूव नहीं करना है। ठीक है, अगला स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा में देखिए पोएट क्या कह रहा है। अगला स्टेंजा में पोएट कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है। क्या कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है विलक्षण या मनमोहक क्षण। ठीक है, तो कैसा मोमेंट होगा ये? कहता है कि यह एक विलक्षण मोमेंट होगा। अगर हम सब कोई शांत रहेंगे, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, तब क्या होगा? इट वुड बी, यह होगा क्या? एन एक्सोटिक मोमेंट। एन का प्रयोग एक्सोटिक है ना, ए साउंड की वजह से, तो यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रस, रस का मतलब क्या होता है? भीड़। तो क्या कह रहा है? विदाउट रस, बिना किसी भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजिन्स, इंजिन्स का मतलब होता है या तो मशीनों का शोर या गाड़ियों का शोर, है ना। आप ट्रेन से भी इसका संबंध जोड़ सकते हैं, और जो कल कारखानों में चलने वाली फैक्ट्री मशीनें हैं उनसे भी आप इसका संबंध जोड़ सकते हैं। तो क्या कह रहा है? बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी मशीनों के या गाड़ियों के शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठा होंगे, हम सब एकत्रित हो जाएंगे, है ना। कैसे एकत्रित हो जाएंगे? यह एक विलक्षण क्षण होगा जब हम सब कोई शांत रहेंगे, हाथों पैरों को नहीं हिलाएंगे, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, है ना। और फिर कोई शोर शराबा नहीं होगा, किसी भी प्रकार की मशीनों का कोई शोर ध्वनि नहीं होगी। तब क्या होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर, तब हम सब इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं कि हमने भीड़ जुटा ली। इकट्ठा होने का मतलब ये है कि हमारी जो अंतः क्रियाएं हैं वो सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगी। हम अंदर से एक दूसरे से जुड़ेंगे, हम अंदर से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक ऐसा स्ट्रेंजनेस आएगा, अचानक से एक ऐसा अनोखापन आएगा, एक ऐसा विलक्षण वक्त आएगा जब हम क्या होंगे? ऑल बी टुगेदर, हम सब एक हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पोएट यहाँ पर हर व्यक्ति को, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको कहता है कि अपने अंदर की तरफ उन्मुख हो जाओ और अपने अंदर की उस परम शांति को ढूंढो। और ऐसा तभी होगा जब सारे के सारे लोग भीड़ भाड़ से अलग होंगे। भीड़ भाड़ से देखो क्या कह रहा है? विदाउट रस, मतलब इकट्ठा नहीं होना है। विदाउट इंजन, शोर शराबे में नहीं रहना है मशीनों के, है ना। लेकिन आगे क्या कहता है? ऑल बी टुगेदर। तो इसका यहाँ पर ये मतलब होता है कि हम इकट्ठा नहीं रहेंगे, हम भीड़ भाड़ में नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे और अपने उस परम शांति को ढूंढेंगे जो हमारे अंदर मौजूद है, जहाँ से हमें तमाम चीज़ों की अनुभूतियाँ होती हैं, है ना। सुख, दुख, हर्ष, विषाद, नफरत, घृणा, जो भी है, जिसकी अनुभूति हमें हृदय से होती है, तो ज़रूर वहाँ एक परम शून्य है, हमें उसकी अनुभूति करनी है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक से क्या होगा? एक विलक्षण मोमेंट आएगा और हम सब एक साथ जुड़ जाएंगे, है ना। वी वुड ऑल बी टुगेदर। तो यहाँ जब भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो कैसे जुड़ेंगे? आंतरिक रूप से जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले स्टेंजा की तरफ बात करते हैं। कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वो कहाँ हैं? इन द कोल्ड सी। कोल्ड सी का मतलब है जो ध्रुवीय समुद्र हैं, जैसे कि अटलांटिक महासागर, है ना। तो इस प्रकार से क्या कह रहा है पोएट? कहता है कि जो ध्रुवों के समीप ठंडे समुद्र में मछुआरे क्या कर रहे हैं कि वुड नॉट हार्म व्हेल्स, उन्हें मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई किसी की हत्या ना करे। वो परम शांति का अगर अनुभव करना है तो इस धरातल पर खड़े होकर के, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो जो मछुआरे उस ठंडे समुद्र पर हैं, है ना, जो ध्रुवीय समुद्रों पर हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? व्हेल, व्हेल क्या होता है? एक मछली होती है जो 30 हाथियों के बराबर होती है। तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। और क्या कहता है? एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी
ऐसे आदमी जो नमक को गैदर कर रहे हैं, जो नमक को इकट्ठा करें, क्योंकि नमक कहाँ मिलता है? समुद्रों में। समुद्र के पानी को वो स्टोर करते हैं, फिर उसमें से जो झाग होता है उसको सुखवाते हैं और साल्ट बनाते हैं, ठीक है। और क्या कहता है कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उन्हें अपने घायल हाथों की ओर ध्यान देना होगा, है ना। एक तो पहले और दूसरे लाइन में वो कहता है कि जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्रों में जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उन्हें मछलियों को, व्हेल को दुख नहीं देना चाहिए, उन्हें चोट नहीं करनी चाहिए, नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरे में क्या कहता है कि जो लोग समुद्र में साल्ट की गैदरिंग करते हैं, उन लोगों को अपने हाथों की तरफ, अपने घायल हाथों की तरफ, हर्ट हैंड्स मतलब घायल हाथों की तरफ क्या करना चाहिए? लुक, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसके माध्यम से पोएट बहुत कुछ बातें कह रहा है कि हम सभी को क्या करना चाहिए? एक परम शांति का अनुभव, और ऐसा तभी होगा जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके अपनी तरफ उन्मुख होंगे और परम शांति का, परम शून्यता का अनुभव करेंगे, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, आगे पोएट क्या कह रहा है? कहता है कि दोज, वो लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग जो क्या करते हैं? ग्रीन वार्स को प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन वार का मतलब है एक पर्यावरण से संबंधित, ग्रीन का संबंध है धरती से, तो क्या कहते हैं? एक ग्रीन वार्स को जो लोग प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वार का मतलब कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए युद्ध छेड़ते हैं, है ना, आंदोलन छेड़ते हैं, ऐसे लोग। वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, गैस का मतलब क्या है? गैस जो जहरीली गैसें हैं जो युद्ध में प्रयोग की जाती हैं, एंड वार्स विथ फायर, और जो आग, अग्निशस्त्र या आग, जिसको हम लोग आज वर्तमान में मिसाइल या बम गोला कहते हैं, है ना। तो यहाँ गैस का मतलब आप गोला समझ लें, और फायर का मतलब यहाँ पर आप या तो बंदूकों को समझ लें, या तो फिर और अत्याधुनिक में आप मिसाइल को समझ लें। तो क्या कहता है? दोज, वो लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो क्या करते हैं? पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, पर्यावरण के अगेंस्ट युद्ध करते हैं, जो लोग जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं युद्ध में, और जो लोग अग्नि वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं युद्ध के लिए, है ना, जिसको अग्नि शस्त्र भी आप कह सकते हैं। तो क्या कहता है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वो विजय तो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग जो पर्यावरण के अगेंस्ट, मतलब पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने में तुले हुए हैं, जो गैसें का प्रयोग करके युद्ध करते हैं, जहरीली गैसें, और जो आग से युद्ध करते हैं, मिसाइलों से युद्ध करते हैं, वो विक्ट्री तो पा लेते हैं, विक्ट्री, विजय तो पा लेते हैं, लेकिन कहता है विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई बचता नहीं है, उस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आपने देखा कि लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई वहाँ पर, है ना। आपने भोपाल गैस त्रासदी को सुना होगा, 1984 या 86 के आसपास हुआ था, 84 में है शायद। तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आज तक उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। जापान का हिरोशिमा नागासाकी कैसे तबाह हुआ था, यह तो शायद ही कोई भूल सकता है ना। तो वही यहाँ पर पोएट कह रहा है कि हम भले ही विजय, विक्ट्री को प्राप्त कर लें, लेकिन विथ नो सर्वाइवर्स, उस धरातल पर जहाँ पर गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस प्रकार के अग्निशस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कोई सर्वाइवर, कोई भी जीवित नहीं बचता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। आगे क्या कहता है? कवि कहता है कि व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? वो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, सजेशन देते हुए कहता है कि व्यक्तियों को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, एंड वॉक, और चलना चाहिए, अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। भाई के साथ मतलब वसुधैव कुटुंबकम, है ना, ब्रदरहुड की भावना के साथ, भाईचारे की भावना के साथ, अपने भाइयों के साथ हमें चलना चाहिए। और भाई कौन है? इस धरती पर समस्त मानव हमारे भाई हैं, ठीक है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, यह चिंता का विषय है। पोएट के कहने का ये मतलब। और क्या कहते हैं? इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करते हुए, मतलब शांति से। डूइंग नथिंग का मतलब शांति से, एकदम शांति से। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो एक परम शांति होती है। और कुछ ना करने का मतलब ये मत सोचना कि कुछ ना करने का मतलब हम खाली बैठ जाएं। कुछ ना करने का यहाँ मतलब है कि जब हमारे मन में किसी भी प्रकार के विचार या भावावेश ना हो, ऐसी कंडीशन में, इस प्रकार की परम शांति में, इस प्रकार की परम छाया में हम बैठ करके, नए वस्त्रों को पहन करके, नए वस्त्रों का मतलब क्या है? नए विचारों को धारण करके, जब हम विचार शून्य हो जाएं, ऐसी अवस्था में अपने भाइयों के साथ, भाइयों का संबंध क्या है कि जब हम एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे, है ना, वो तमाम बातें यहाँ पर पोएट कहते हैं, है ना। पैब्लो नेरुडा इस बात को कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड,
मैं जो चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उसमें किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसमें किसी को कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, विथ टोटल इनएक्टिविटी, उस पूरी निष्क्रियता में, है ना। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसमें किसी को भी पूरी इनएक्टिविटी में, टोटल इनएक्टिविटी में, पूरी निष्क्रियता में क्या नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन है वह जो है ना, जीवन वही है जो वो है। हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन लाइफ है जो है, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लाइफ वही है जो वास्तव में वो है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, कहते हैं आई वॉन्ट टू ट्रक विथ डेथ। यहाँ पर इस बात को समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ट्रक विथ डेथ, इसको समझना जरूरी है। ट्रक विथ डेथ इसका मतलब है कि मृत्यु के साथ संबंध न बनाना, ट्रक विथ डेथ। तो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट नो, मैं नहीं चाहता, क्या, ट्रक विद डेथ, कि मृत्यु से कोई संबंध बनाए। बहुत ही आध्यात्मिक लेवल की पोयम है ये। क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मृत्यु से अपने संबंध बनाए, मृत्यु से कोई ट्रक विद करे, मृत्यु से अपने संबंध बनाए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि अगर हम लोग अपने जीवन को केंद्रित नहीं करते, यहाँ पर जो सिंगल माइंडेड आया, सो सिंगल माइंड, इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, है ना। तो अगर हम, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमारा जीवन जिस प्रकार से मूव होता है, हमारा जीवन जिस प्रकार से चलता है, तो अगर हम अपने जीवन को केंद्रित नहीं कर सकते हैं, एंड फॉर वंस, और एक बार फिर से, कुड डू नथिंग, और एक बार फिर से हम कुछ भी नहीं करते इसके लिए, किसके लिए, जीवन के लिए। अगर हम इसको सेल्फ केंद्रित नहीं कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर हम इसको जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की तरफ इसको केंद्रित नहीं करते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम वंस फॉर का मतलब होता है एक बार फिर, है ना, कि अगर हम इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो संभवतः क्या होगा, एक ह्यूज साइलेंस होगा, एक विराट शांति होगी। अगर हम कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करने का मतलब ये है कि हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न ना हो, हमारे मन में किसी भी प्रकार की आपाधापी न चल रही हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की भागदौड़ न हो रही हो, तो क्या होगा, परहैप्स, संभवतः एक क्रांति घट सकती है, और वह क्रांति क्या होगी, अ ह्यूज साइलेंस, एक विशाल शांति, एक परम शांति। आगे कहते हैं माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और यह क्या कर सकती है, बाधित कर सकती है। इंटरप्ट मतलब बाधित करना, और यह जो ह्यूज साइलेंस है वो बाधित कर सकती है किसको, दिस सैडनेस, हमारी जो उदासी है, हमारी उदासी को यह परम शांति बाधित कर सकती है। और ऐसा अगर हो सके तो यह तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना, क्योंकि ये तब एक परम क्रांति घट जाएगी, एक महाक्रांति हो जाएगी व्यक्ति के जीवन में, जब वह विचार शून्य हो जाएगा। और विचार शून्य होने का क्या अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं, ह्यूज साइलेंस। तो ह्यूज साइलेंस की बात करते हैं, और ऐसा होने से हमारी जो उदासी है, हमारे जो दुख के पल हैं, जो हमारी सैडनेस है, वो क्या होगी, इंटरप्ट होगी, बाधित हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और आगे की लाइन में वो क्या कहते हैं कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि आवर सेल्फ का मतलब खुद को, कि खुद को हम समझा नहीं पाते, कभी भी नहीं, है ना, हम कभी अपने खुद को नहीं समझा पाते। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने खुद को नहीं समझा पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को क्या करते हैं, मृत्यु से डराना शुरू कर देते हैं। थ्रेटनिंग का मतलब भयभीत करना या कराना, आवर सेल्फ मतलब खुद को, विद डेथ मृत्यु के साथ। और जब हम खुद को नहीं समझा पाते हैं, या खुद हमारे अंदर वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तो हम मृत्यु से खुद को डराना शुरू कर देते हैं, मतलब हम खुद मृत्यु से डरना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन परम शांति घट जाएगी, जिस दिन वह अचानक से, है ना, इसमें एक लाइन पहले पोएट ने कही थी, सडन स्ट्रेंजनेस, आपको ध्यान होगा, तो जब सडन स्ट्रेंजनेस आएगी तो हम क्या करेंगे, हम मृत्यु से भी डरना छोड़ देंगे। मृत्यु हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम सांसारिक माया मोह से लिप्त हैं, जुड़े हुए हैं बाहर की दुनिया से, जो आकर्षित तो है लेकिन डरावनी भी है। और शायद ये आकर्षणपन इसीलिए है कि हम उस डरावने पन से बचे रहें। यह आकर्षण एक पर्दा है उस मृत्यु पर डालने के लिए। ठीक है, आइए
आगे और आखिरी स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए पोएट क्या कह रहा है, कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः ये जो धरती है हमें सिखा सकती है। देखो यहाँ संभावनाओं की बात करते हैं, 2 बार उन्होंने परहैप्स शब्द का इस्तेमाल किया है। एक जगह वो कहते हैं इससे पहले कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और दूसरे में क्या कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। वो संभावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना है कि वह कीपिंग क्वाइट हो सकता है, उस परम शांति में वो हो सकता है। तो कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, संभवतः धरती हमें सिखा सकती है क्या, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, क्या सिखा सकती है कि जब प्रत्येक चीज मृत प्रतीत होती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज कैसी लगती है, मृत प्राय लगती है, निर्जीव लगती है, जिसमें जीवन नहीं होता, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वह जीवित महसूस होती है, बाद में वह जीवित सिद्ध होती है। जैसे आप देखें कि ठंडी के दिनों में, जैसे इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के दिन में लगता है कि धरती कितनी कठोर हो गई है ना, कितनी सख्त हो गई है, एकदम मृत हो गई है, डेड हो गई है ना। बर्फीली चट्टानें ठंडे प्रदेशों में पड़ी हुई हैं, और जरा से भी अगर आपको ज़मीन की ठोकर लग जाए तो कितनी चोट लगती है, तो शायद वह डेड हो गई है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, जब धरती खिलखिलाती है, जब बरसात आती है, जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब ऐसा लगता है जैसे धरती और प्रकृति हमसे बातें करती हैं। तो प्रकृति भी अलाइव हो जाती है। जो धरती डेड कभी महसूस होती है, जब सारी चीज़ें मृत प्राय लगती हैं, वह बाद में जीवित भी महसूस होती हैं। और यह बात हमें कौन सिखा सकता है, धरती सिखा सकती है, क्योंकि धरती कभी हमें मृत लगने लगती है, और जब उसमें फूल खिलते हैं, जब हरियाली आती है, तो हमें जीवंत भी महसूस होने लगती है, लगता है जैसे वो हमसे बातें कर रही है, जैसे वो खिलखिलाकर हंस रही है ना। और आगे फिर से कहता है कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनेंगे, एंड यू विल क्वाइट एंड आई विल गो, और तब आप शांत रहें और फिर मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा का क्या मतलब है, चले जाने का यहाँ मतलब है कि जब आप परम शांति की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, जब आप अपने अंदर की तरफ देखने में सक्षम हो जाएंगे, तो मेरा काम वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैब्लो नेरुडा है, यह व्यक्तियों को, यह ह्यूमन बींग के लिए एक शांति का संदेशा लेकर के निकले हैं, और वो चाहते हैं कि धरती पर जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जो भी ह्यूमन बींग हैं, वो क्या करें, परम शांति की तरफ उन्मुख हों। यही उनके जीवन का उद्देश्य है। और अगर कोई व्यक्ति इस परम शांति की तरफ उन्मुख हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि एंड आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा। कब, यू कीप क्वाइट, जब तुम परम शांति की तरफ उन्मुख हो जाओगे, तो फिर मैं चला जाऊंगा, मेरा काम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोएट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस पोयम के माध्यम से, कीपिंग क्वाइट के माध्यम से बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी रही पोयम। आई होप कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी, और इसको अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। और एग्ज़ाम में इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी ध्यान रखें। और प्रश्नों की चर्चा अगर आपको लगे कि करनी चाहिए, एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पोयम दे करके, तो एक पैसेज के रूप में, तो ज़रूर इस पर हम बात करेंगे, है ना, अगर आपका सजेशन मिलेगा तो। और अगर आप अभी तक नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, है ना। थैंक यू सो मच सभी को, और अपना बहुत ख्याल रखिए।